everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 43rd पार्ट पर और यहाँ पर आज हम दो प्लांट्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली दो प्लांट पॉइजन्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं, जिसमें एक तो आपका है एट्रोपा बेलाडोना और सेकेंड है आपका येलो ओलिएंडर। ठीक है, तो इन दोनों के ही बारे में आज हम जानने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज हम इसके समझेंगे, जो कि आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एट्रोपा बेलाडोना की। सो बेसिकली जो एट्रोपा बेलाडोना होता है एक तरह का आपका न्यूरोटिक पॉइजन होता है। न्यूरोटिक पॉइजन्स को यहाँ पर तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें एक आता है आपका सेरेब्रल पॉइजन, एक आता है आपका स्पाइनल पॉइजन, एक आता है आपका पेरिफेरल पॉइजन। ठीक है, अब ये जो आपका सेरेब्रल पॉइजन होता है इसको भी फर्दर 3 में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें से एक आते हैं आपके ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, सेकेंड आते हैं आपके इनिब्रिएंट और थर्ड पार्ट होता है इसका डेलीरियंट पॉइजन्स। ठीक है, तो न्यूरोटिक के सेरेब्रल पॉइजन के अंदर जो डेलीरियंट पॉइजन्स का क्लासिफिकेशन होता है, सो ये जो आपका एट्रोपा बेलाडोना है ये आपके डेलीरियंट पॉइजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये वैसे इसका जो क्लासिफिकेशन है ये ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं क्लासिफिकेशन वाले तो उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा और बहुत सारे इसके साथ में डेलीरियंट पॉइजन के एग्जाम्पल्स होते हैं और बाकी जो आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन बताए हैं मैंने, तो इनके भी अलग अलग आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एट्रोपा है एक तरह से न्यूरोटिक पॉइजन कहा जाएगा, जो कि आपके डेलीरियंट के अंदर आता है और इसके बहुत सारे अदर नेम्स होते हैं, जिसमें आपका एक तो है डेडली नाइटशेड, बेनवर्ट, डेविल्स बेरीज, डेथ चेरीज, डेविल्स हर्ब एंड डुएबेरी। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे नेम्स होते हैं जिसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा है, जैसे कि एक होता है आपका ब्यूटीफुल डेथ, नेक्स्ट है आपका दिवाले, जहाँ पर आपकी स्पेलिंग दो तरह की होती है। एक तो रहती है जिसमें DIVALE होता है, दूसरी स्पेलिंग होती है जहाँ पर V को W से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके अदर नेम्स होते हैं। उसके अलावा इसके अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट जो रहता है इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है, जिसमें इसकी लीव्स इस तरह से रहती हैं और इसमें ये जो आपका दिख रहा है ये फ्रूट है। ये वाला जो आपका पर्पल कलर से यानी कि जो डार्क शेड में दिख रहा है ये आपका राइपेंड फ्रूट है, और ये वाला आपका जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये भी फ्रूट ही है लेकिन ये भी राइप नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके फ्लावर्स होते हैं। इसको अभी हम और आगे पूरा क्लोज व्यू देखेंगे अभी इसका इमेज में ही। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो इसके अलग अलग प्लांट के पार्ट होते हैं, तो इसमें कौन से पार्ट में कितनी ज़्यादा आपकी क्वांटिटी अवेलेबल होती है एक्टिव प्रिंसिपल की, तो इसमें जो आपकी रूट्स होती हैं उसमें 1.3%, लीव्स में 1.2%, स्टॉक में 0.65%, फ्लावर्स में 0.6% और जो राइपेंड बेरीज होती हैं उसमें 0.7% और सीड में 0.4% ट्रोपेन एल्कलॉइड अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस हुआ वो इसकी रूट हुई, रूट के बाद में इसकी लीव्स, लीव्स के बाद में इसकी स्टॉक्स का मतलब होता है कि इसमें ये जो आप स्टेम देखते हैं तो वो आपकी स्टॉक ही कहलाती है एक तरह से। ठीक है, फ्लावर इसके बाद में आ जाएगा, फिर आपकी राइपेंड बेरीज, बेसिकली राइपेंड बेरीज जो हैं आपकी लीफ के बाद आएगी, लीफ के बाद आपकी स्टॉक आएगी, स्टॉक के बाद में फ्लावर एंड लास्ट में आपका सीड्स। तो ये इसका पूरा सीक्वेंस रहेगा और बेसिकली जो आपके पॉइजनस पार्ट होते हैं प्लांट के तो उसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है किसमें सबसे ज़्यादा आपका पॉइजन अवेलेबल होता है, तो ये आपको सीक्वेंस बहुत याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा भाई हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो इसमें जो आपकी लीव्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा एल्कलॉइड कंटेंट अवेलेबल होता है जब वो बडिंग और फ्लावरिंग स्टेज पे होता है। मतलब कि जब उस प्लांट में फ्लावर्स आने वाले होते हैं, उसकी बडिंग स्टेज होती है, उस कंडीशन में जो लीव्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा पॉइजनस हो जाती हैं, जो आपकी रूट्स होती हैं उससे भी ज़्यादा पॉइजनस हो जाती हैं। उसके अलावा जो रूट्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा पॉइजनस जब प्लांट की वेजिटेशन पीरियड एंड होने वाला होता है उस टाइम पर होती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मैंने बताया है आपका लीव्स और रूट्स का, तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने सीक्वेंस बताया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स ये हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से बन सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एट्रोपा बेलाडोना की अगर पॉइजनिंग हो गई है तो उस कंडीशन में एंटीडोट के फॉर्मेट में क्या यूज़ करा जाएगा, तो एंटीडोट के लिए यहाँ पर फिजोस्टिग्माइन या फिर
पिलोकार्पिन, ये दो आपके सब्सटेंस रहते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एंटीडोट के फॉर्मेट में आपके बेलाडोना के लिए यूज़ करा जाता है, पिलोकार्पिन। एंड नेक्स्ट है आपका फाइसोस्टिग्मीन, ठीक है। तो ये दोनों आपके एंटीडोट हो गए एट्रोपा बेलाडोना के। और यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं इसकी इमेज। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्लावर है उसका क्लोज व्यू, और ये आपकी जो इसकी बेरीज़ होती हैं उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ रहता है, और ये बेसिकली राइपेन बेरीज़ होती हैं। जब ये राइप नहीं हो पाती हैं, राइप का मतलब होता है जब ये पूरी तरह से पक नहीं पाती हैं, तो वो उससे पहले ग्रीन कलर की रहती हैं। फिर जैसे जैसे वो राइपनिंग होना स्टार्ट होती है तो उसका कलर जो है आपका डार्क ब्लैक यानी कि हल्का सा थोड़ा सा पर्पल शेड में आने लगता है, ठीक है। और जो इसका फ्लावर रहता है वो भी कुछ इस तरह का आपका इसमें होता है। अभी हम आगे मूव करते हैं, और यहाँ पर इसके अगर एक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो एक्टिव प्रिंसिपल्स में यहाँ पर रहते हैं एट्रोपिन, हायोसाइमिन एंड बेलाडोनिन। तो ये इसके कुछ एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आपके एट्रोपा बेलाडोना की आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। इसकी अगर फेटल डोज की बात करें तो फेटल डोज इसकी रहती है 100 to 200 मिलीग्राम। फेटल पीरियड इसका 24 आवर्स रहता है, लेकिन अगर क्रोनिक पॉइजनिंग का केस है तो उसका जो फेटल पीरियड होगा वो आपका 2 to 6 आवर्स ही होगा, ठीक है। अगर एट्रोपा बेलाडोना को आपको कोई केस मिल रहा है तो उस कंडीशन में इस तरह की पॉइजन के एक्सट्रैक्शन करने के लिए स्टास ऑटो मेथड या फिर अमोनियम सल्फेट मेथड का यूज़ करा जा सकता है। अब ये मेथड क्या होते हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा डिटेल इसकी प्रोसेसिंग हमने देखी थी, ठीक है। अभी हम आगे मूव करते हैं, और यहाँ पर बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं जो एट्रोपा बेलाडोना होता है इसके आइडेंटिफिकेशन के पर्पज़ से कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। और बेसिकली जनरल जितने भी पॉइजन्स होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर कलर टेस्ट ही किया जाता है। तो बेसिकली कलर टेस्ट में एट्रोपा का पहला टेस्ट है वाइटलिस टेस्ट। वाइटलिस टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सैंपल लेना होता है, क्वेश्चन सैंपल, उसमें आपको एसिटिक एसिड को ऐड करना होता है। इन दोनों को ऐड करने के बाद में आपको इसको वेपराइज करना होता है। वेपराइज करने के बाद में जब जो रेसिड्यूज़ बचते हैं उन रेसिड्यूज़ में आपको नाइट्रिक एसिड की कुछ फ्यूम्स को ऐड करना होता है। इतना करने के बाद में उसको ड्राई करने के लिए आपको हीट करना होता है, और जैसे ही वो ड्राई हो जाता है तब उसमें जो रेसिड्यूज़ बचते हैं लास्ट में उसमें आपको इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ KOH यानी कि KOH का इथेनॉलिक सॉल्यूशन आपको ऐड ऑन करना होता है। और इतना करने पर अगर आपको पर्पल रेड कलर विजुअलाइज हो जाता है और उसके बाद में वो कलरलेस हो जाता है, मतलब जैसे ही आपने ऐड ऑन किया तो वो पर्पल रेड कलर आपको दिखा, और फिर धीरे धीरे वो डीकलराइज होने लगता है और वो कलरलेस हो जाता है। और जैसे ही आप वापस से KOH को ऐड करते हैं तो वो फिर से आपका रेड कलर रीअपियर होने लगता है। तो अगर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, ये कलर आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपका कंफर्म कर देता है कि वहाँ पर आपका एट्रोपा बेलाडोना की प्रेजेंस है, यानी कि एट्रोपा बेलाडोना के जो आपके एल्केलॉइड्स होते हैं या फिर जिनको हम कहें एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो उसको आपके जो भी पास क्वेश्चन सैंपल है उसमें अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अभी हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है यहाँ पर जिराड्स टेस्ट। तो जिराड्स टेस्ट में क्या होता है, ये भी एक तरह का कलर टेस्ट ही होता है एट्रोपा बेलाडोना के आइडेंटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन सैंपल लेना होता है और उस क्वेश्चन सैंपल में आपको ऐड करना होता है मर्क्यूरिक रिएजेंट। अब ये मर्क्यूरिक रिएजेंट जो है 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड और इसमें आपको 50% इथेनॉल को ऐड करके बनाना होता है। ये जब आपने इसमें ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद में उसको अगर आपको रेड कलर नज़र आता है, अगर आपको रेड कलर विजुअलाइज हो जाता है तो वो आपको बताता है कि वहाँ पर आपका बेलाडोना की प्रेजेंस है। और यहीं पर अगर वो येलो कलर शो करता है तो वो हायोसाइमिन के आइडेंटिफिकेशन को बताता है, यानी कि जो आपका एट्रोपा बेलाडोना का हायोसाइमिन एक्टिव प्रिंसिपल होता है उसकी प्रेजेंस को बताता है येलो कलर। और यही येलो कलर अगर आप उसको हीट कर देते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपके आइडेंटिफाई करने में यूज़फुल होती है कि वहाँ पर आपका बेलाडोना की प्रेजेंस थी, ठीक है। और बेसिकली जो आपका रेड कलर है ये आपका जो बेलाडोनिन होता है उसको आइडेंटिफाई करने के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका एट्रोपा तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने है सेरेब्रथीबेशिया। सेरेब्रथीबेशिया जो है एक तरह का आपका येलो ओलिएंडर प्लांट होता है जिसको हम वैसे नॉर्मली कनेर का पेड़ भी कहते हैं, और अगर वेस्ट इंडीज़ के लैंग्वेज में बोलें तो इसको लकी नट भी कहा जाता है, ठीक है। जनरली अगर आप इसको गूगल पर सर्च आउट करेंगे तो इसका जो आपका साइंटिफिक नेम मिलेगा वो सेरेब्रथीबेशिया नहीं मिलेगा, वो आपको कैस्केबेला थीवेशिया मिलेगा, ठीक है। सेरेब्रथीबेशिया एक तरह की इसकी दूसरी वैरायटी होती है जो कि आपकी पॉइजनस होती है, और जो कैस्केबेला थीवेशिया होता है वो भी आपका पॉइजनस ही होता है, वो भी आपका येलो ओलिएंडर के जैसा ही, यानी कि वही आपका प्लांट होता है, बस ये इसकी दूसरी वैरायटी एक तरह से है, ठीक है।
यहाँ पर बेसिकली जितने भी ओलिएंडर के प्लांट होते हैं वो लगभग सारे के सारे ही पॉइजनस होते हैं। यहाँ पर येलो ओलिएंडर के अलावा आपका ऑरेंज ओलिएंडर भी होता है, वाइट ओलिएंडर भी होता है, पिंक ओलिएंडर भी होता है, तो इसके अलग अलग आपके अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका फ्लावर रहता है, जो आपका प्लांट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आपने अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं इसको देखा ज़रूर से होगा, बहुत कॉमन प्लांट है। और इसका आपका जो फ्लावर रहता है वो कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में ये आपका इसका जो सीड है ये कुछ इस तरह का सीड होता है। ठीक है, तो ये जो आपका प्लांट होता है बेसिकली पूरा का पूरा प्लांट ही एक तरह से पॉइजनस होता है। और अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर अभी हम इसके एल्कलॉइड्स की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली जो सेरेब्रा थिवेशिया होता है इसके अल्कलॉइड्स के फॉर्मेट में सेरेब्रीन एंड थिवेटिन ये दो तरह के आपके एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। इसके अगर हम फेटल डोज की बात करें तो 8 to 10 सीड्स इसके फेटल डोज है। फेटल पीरियड 2 to 10 आवर्स हो जाती है। इसमें अगर आपको इस तरह का कोई केस मिल रहा है जहाँ पर सेरेब्रा थिवेशिया की पॉइजनिंग का केस हो सकता है तो उसके लिए एक्सट्रैक्शन के लिए आपको यूज़ करना होता है टोटल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, अब ये मेथड क्या होता है ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं और इसके अगर हम टेस्ट की बात कर लें, इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज़ करे जाते हैं, तो बेसिकली इसमें जो आपके पास सैंपल है, जब सैंपल में आपको कंसनट्रेट HCl ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपको ब्लू ग्रीन कलर अगर नज़र आता है तो वो आपका सेरेब्रा थिवेशिया की आइडेंटिफिकेशन को प्रूव करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके पास जो सैंपल है उसमें आपको ऐड करना है वेनोलिन, और वेनोलिन में आपको ऐड करना होता है कंसनट्रेट H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। जब ये तीनों चीज़ों को आपस में आपने मिक्स कर दिया तो वहाँ पर अगर आपको पिंक या फिर पर्पल कलर दिखता है तो वो आपका सेरेब्रा थिवेशिया की आइडेंटिफिकेशन को प्रूव करता है। नेक्स्ट, सैंपल में आपको फर्फ्यूरल को ऐड करना होता है और फर्फ्यूरल में आपको कंसनट्रेट H2SO4 यानी कि ये तीन चीज़ों को जब आप मिक्स करेंगे तो उससे आपको वॉयलेट कलर मिलेगा। तो ये वॉयलेट कलर आपका सेरेब्रा थिवेशिया के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बस मैंने वही इंक्लूड करी है। जैसे इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, इसकी पोस्टमार्टम अपीयरेंस है, तो वो लगभग इन सभी की कॉमन रहती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसी वजह से मैंने इंक्लूड नहीं करा है। और वो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह से जितना सिर्फ इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर वही इंक्लूड कर रही हूँ। बाकी आपका एग्ज़ाम भी जल्दी ही आने वाला है, मतलब अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है क्लियर, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तो होना ही है, तो इसी वजह से जितना ज़्यादा कंप्लीट हो पाएगा मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ, जितना ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर करवा पाऊँ, वही चीज़ मैं यहाँ पर आजकल इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सेरेब्रा थिवेशिया की ये तो बात हो गई। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी क्रोमेटोग्राफिक वैल्यू की। सो बेसिकली क्रोमेटोग्राफिक वैल्यू क्या होती है, जो आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, TLC होता है, तो उसके लिए आपके अलग अलग RF वैल्यू रहती है जिसके बेस पर हर एक एल्कलॉइड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली कौन से प्लांट का एल्कलॉइड आपके जो भी पॉइजनिंग का केस है वहाँ पर अवेलेबल था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो RF वैल्यू होती है सेरेब्रीन के लिए वो 0.30 रहती है, और थिवेटिन की जो RF वैल्यू रहती है वो 0.57 होती है। TLC के लिए जो सेरेब्रीन की RF वैल्यू होती है वो 0.65 होती है, और थिवेटिन के लिए आपकी जो आपकी RF वैल्यू होती है वो 0.02 रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसे होता है इसके लिए आपका नेक्स्ट कभी मैं वीडियो बना दूंगी जल्दी ही, जब मेरे पास टाइम मिल जाएगा। और बाकी TLC का भी आई थिंक TLC का मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने बताया था कि RF वैल्यू क्या होती है, तो वहाँ से आपको जो RF वैल्यू वाला डाउट होगा वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेरेब्रा थिवेशिया और एट्रोपा बेलोडोना के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ तक मैंने सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ पर ये वीडियो भी एंड करते हैं, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा हमारे ब्लॉगर वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट करिएगा, बहुत अच्छे MCQs आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।